Hi everyone, my name is Neha and today we will discuss about chance bigger method. इसे हम penalty method भी बोलते हैं. So bigger method and simplex method बहुत ही similar method है. जैसे हम simplex method में टेबल को improve करते थे ऐसे ही bigger method में भी टेबल को improve करेंगे. सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है. So डिस्कस करते हैं मैक्सिमाइज एग्जाम्पल से. x1 माइनस x2 प्लस 3x3 x3 ये सब्जेक्ट तो कांस्टेंट गिवन है, ये ऑब्जेक्ट फंक्शन गिवन है एंड ये नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन गिवन है. सो पहला स्टेप क्या होता था कि जनरल फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते थे. सो इसमें जनरल फॉर्म है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया. उसके लिए स्लैक वेरिएबल्स को ऐड किया बिकॉज यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, लेस देन इक्वल टू का है. सो यहाँ पर स्लैक वेरिएबल्स को ऐड किया एंड यहाँ इक्वलिटी है सो नो चेंज. एंड थर्ड में x2 प्लस x3 ये ग्रेटर देन इक्वल टू है. सो यहाँ पर सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट किया. यही मेथड हम सिंप्लेक्स टेबल में करते थे बट ये मेथड हम बिगर मेथड में नहीं करेंगे. सो यहाँ से एक क्वेश्चन यही अराइज होता है कि हम बिगर मेथड का क्यों यूज करते हैं. बिकॉज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए तो हम सिंप्लेक्स मेथड का भी यूज कर सकते हैं. सो इसमें हम बिगर मेथड का यूज क्यों करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं एंड इसका एक एग्जाम्पल मैक्सिमाइज का भी डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पे पहले इसको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में राइट किया. यहाँ क्या होता है x1 x2 x3 की वैल्यू क्या होती है 0. जब हम इसमें x1 एंड x2 की वैल्यू 0 पुट करेंगे सो x1 की वैल्यू क्या आएगी 20. यहाँ पे x2 एंड x3 की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, यहाँ पर s2 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर s2 की वैल्यू आएगी -10. ये -10 क्या है, लेस देन है 0 से. सो यहाँ पर इसने इसकी कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं किया. क्या कंडीशन कि S2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. यहाँ पे इस कंडीशन को इसने सेटिस्फाइड नहीं किया. सो इसलिए हम यहाँ पर बिगर मेथड का यूज करेंगे. बिगर मेथड को यूज करने के लिए क्या होता है, अगर कांस्टेंट लेस देन इक्वल टू गिवन हो वहाँ पर हम स्लैक वेरिएबल का यूज करते हैं जैसे हम सिंप्लेक्स मेथड में करते थे. एंड अगर कांस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू गिवन हो सो वहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सरप्लस वेरिएबल को एंड ऐड करेंगे एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को. ये जो स्टेप है ये सिंप्लेक्स मेथड में नहीं होगा बट बिगर मेथड में होगा. यही डिफरेंस है सिंप्लेक्स एंड बिगर मेथड में. एंड एक ही डिफरेंस है कि सिंप्लेक्स मेथड में इक्वलिटी गिवन होती थी, वहां हम कोई चेंज नहीं करते थे बट बिगर मेथड में इक्वालिटीज को चेंज करेंगे आर्टिफिशियल्स वेरिएबल में. सो ये क्या होगा, ये जनरल फॉर्म थी, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया स्टैंडर्ड फॉर्म से. ये बिगर मेथड के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म है. सो यहाँ मैक्स जेड क्या होगा x1 x2 3x3 जो गिवन है. फिर स्लैक वेरिएबल्स जिनकी कॉस्ट वैल्यू 0 0 होती है एंड ये आर्टिफिशियल्स वेरिएबल है. यहाँ पे देखो सबसे पहले सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में क्या क्या ऐड करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस s1 इक्वल टू 20 आ जाएगा. यहाँ पे देखो इक्वालिटी थी, x1 प्लस x3 में क्या था, इक्वालिटी थी. अब बिगर मेथड में क्या करते हैं, इक्वालिटीज को तो हम आर्टिफिशियल्स वेरिएबल में चेंज करते हैं. सो यहाँ पर आर्टिफिशियल्स वेरिएबल क्या आ जाएगा a1. और थर्ड में क्या था x2 प्लस x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 10. और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये रहा, यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट को सरप्लस वेरिएबल्स को तो सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड आर्टिफिशियल्स वेरिएबल को ऐड करते हैं. सो यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे. देखो x2 प्लस x3 माइनस x2 प्लस a2 इज इक्वल टू 10. सो ये बनते हैं हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म किसके लिए, बिगर मेथड के लिए. एंड ये देखो एक बार ऑब्जेक्ट फंक्शन क्या बनेगा, S1 एंड S2 की कॉस्ट वैल्यू क्या होती है 0 होती है. अब आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट वैल्यू क्या होती है -m होती है. -m क्यों होती है, क्योंकि देखो m क्या होता है, वेरी वेरी लार्ज नंबर, बहुत लार्ज नंबर होगा इसमें. एंड -m क्या होगा, बहुत छोटा नंबर होगा. सो देखो -10 क्या है, लेस देन है -5 से. अगर हम -10 की -m की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ सो वो बहुत छोटा हो जाता है. सिर्फ इतना ध्यान रखना है यहाँ पे कि a1 की जो कॉस्ट वैल्यू होती है वो -m होती है. और जब हम इसको स्टैंडर्ड टेबल्स में कन्वर्ट करते हैं सो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट फंक्शन होगा उसकी कॉस्ट वैल्यू आर्टिफिशियल वेरिएबल में -m होगी और स्लैक वेरिएबल्स में तो 0 ही होती है. और यहाँ पर हमें बेसिक और नॉन बेसिक वेरिएबल्स क्या मिलेंगे, x1 x2 x3 s1 s2 a1 a2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो यहाँ इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज गिवन. क्या होगा, जैसे x1 x2 x3 की वैल्यू सो 0 थी, 0 ही रहेगी.
S1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो S1 की वैल्यू क्या है 20, सो यहाँ 20 आ जाएगा। A1 की वैल्यू है 5 और यहाँ पर अब आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किया ना, सो यहाँ पर A2 की वैल्यू क्या होगी 0। यहाँ ये सरप्लस वेरिएबल्स मत देखना, बिकॉज इसी को तो रिमूव करने के लिए हम आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को ऐड किया था। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा A2 की वैल्यू 10। अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कोई कंपलसरी स्टेप नहीं है, बस हम जब आगे इसकी इनिशियल टेबल बनाएंगे सो उसमें एक इजी वे हो जाएगा। सो इसके लिए देखो मैट्रिक्स टेबल में Ax इक्वल टू बी, इसमें हम सारे वेरिएबल्स को ऐड करेंगे। x1 का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, x2 का कोफिशिएंट 1 है, s1 का कोफिशिएंट 1 है। सो यहाँ पर सारे जितने कोफिशिएंट है 1 1 एंड x3 का कोई कोफिशिएंट नहीं था, a1 का नहीं था, a2 का नहीं था इसमें, सो 0 0 0। ऐसे ही सभी कोफिशिएंट इसमें ऐड करेंगे। इसमें भी सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे, x1 x2 x3 s1 s2 a1 एंड a2। और यहाँ पर वैल्यू b में वैल्यू आ जाएगी राइट हैंड साइड, जो इसमें वैल्यू है 25 एंड 10। सो यहाँ पर वो वैल्यू आ जाएगी। अब हमारी फर्स्ट इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल क्या होगी। इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल का फर्स्ट स्टेप क्या होता था, बेसिक वेरिएबल। बेसिक वेरिएबल्स क्या ऐड करेंगे, s1 a1 a2। अब यहाँ एक बात का ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें s2 को क्यों नहीं ऐड किया। वेरिएबल्स तो 4 थे, s1 s2 a1 एंड a2। हमने सिर्फ ऐड किया है s1 को, a1 को एंड a2 को, s2 को क्यों नहीं ऐड किया। यहाँ हमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म मिली थी उसमें क्या वेरिएबल्स था, s1 वेरिएबल था, a1 था एंड a2 था। यहाँ पर s2 वेरिएबल्स नहीं होगा। सो इनिशियल टेबल में हम बेसिक वेरिएबल्स में क्या लेंगे, ओनली s1 लेंगे, a1 लेंगे एंड a2 लेंगे। यहाँ s2 की वैल्यूज नहीं आएगी। CB में क्या होते हैं इनके कोफिशिएंट, s1 के कोफिशिएंट 0, a1 का कोफिशिएंट -m एंड a2 का कोफिशिएंट होगा -m। अब XB में क्या होता है, जो राइट हैंड साइड वैल्यू थी B की 25 एंड 10, x1 x2 x3 s1 s2 a1 एंड a2, इन सब के कोफिशिएंट जो यहाँ हमने मैट्रिक्स फॉर्म में बनाया था इन सब का कोफिशिएंट आ जाएंगे। एंड CJ में क्या वैल्यू आ जाएगी, ये 1 -1 एंड 3। सो CJ में वैल्यू आ जाएगी 1 -1 3 एंड s1 s2 की कोस्ट वैल्यू 0, a1 a2 की कोस्ट वैल्यू -m एंड -m। तो जैसे हम सिंप्लेक्स टेबल में करते थे वही मेथड यूज है, कुछ न्यू नहीं है इसमें। zj की वैल्यू निकालना, फिर cj माइनस zj की वैल्यू निकालना, फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशंस के लिए इसको 0 से लेस इसमें सारे एलिमेंट ढूंढना। सो वही मेथड है। अब निकालते हैं इसमें zj। zj कैसे निकालते हैं, cb का 1 एलिमेंट एंड x1 का एलिमेंट कैसे निकालते थे। cb का 1 एलिमेंट क्या है 0, x1 का एलिमेंट क्या है 1, सो इसकी मल्टीप्लाई प्लस में यहाँ पे cb का अदर एलिमेंट क्या है -m एंड x1 का अदर एलिमेंट क्या है 1, फिर माइनस में cb का अदर एलिमेंट -m एंड x1 का 0। सो यहाँ से क्या मिला हमें -m। वैसे भी यहाँ देखो cb का एलिमेंट क्या है 0 की इसके साथ मल्टीप्लाई 0 होगी, यहाँ पे 0 है, सो इन दोनों की मल्टीप्लाई भी 0। क्या रिमेन हुआ यहाँ पर -m बचा, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा -m। ऐसे ही हम सबकी वैल्यूज निकाल लेंगे। ऐसे नेक्स्ट में करेंगे x2 के लिए, cb सेम रहेगा, बस चेंज हो जाएंगे वेरिएबल्स। cb का एक एलिमेंट लेना है 0, फिर x2 का एलिमेंट लेना है 1, दोनों की मल्टीप्लाई 0 इंटू 1 प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई -m इंटू 0 प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई -m 1। सो यहाँ से भी मिला -m। ऐसे ही cb का एलिमेंट फिर x3 का एलिमेंट 0 इंटू 0 0 प्लस में -m इंटू 1 -m, फिर -m इंटू m, सो क्या मिला -2m। ऐसे ही s1 के साथ 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0, -m की 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, फिर -m की भी 0 से मल्टीप्लाई 0, सो यहाँ आ गया 0। ऐसे फिर s2 के साथ cb का एलिमेंट 1 0 इंटू 0 0, फिर प्लस में -m की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, फिर -m की मल्टीप्लाई -m के साथ, यहाँ से मिलेगा m। ऐसे ही ai के a1 के साथ करना है, ऐसे ही a2 के साथ करना है। अब हमें फाइंड आउट करना है cz माइनस zj। ये कैसे फाइंड आउट करते थे, cz की वैल्यू क्या है 1 है,
एंड जेड जे की वैल्यू क्या है, फर्स्ट में माइनस एम है। सो इसको हम कैसे करते थे, यहाँ पे सी जे की वैल्यू क्या है 1, सो 1 माइनस का माइनस और जेड जे की वैल्यू है माइनस एम, सो क्या आ गया 1 प्लस एम। नेक्स्ट भी ऐसे ही करेंगे, सी जे का अदर एलिमेंट यानी कि x2 क्या है यहाँ पर -1, फिर माइनस ये रहा माइनस एंड जेड जे का क्या है माइनस एम। सो यहाँ से क्या आ जाएगा -1 प्लस एम, सो ये आया -1 प्लस एम। सेम ऐसे ही करेंगे, सी जेड 3 है यहाँ पे, फिर 3 माइनस फिर -2m, सो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ से मिलेगा 3 + 2m, यहाँ से 0 -0 0 0 -m फिर -m और एक और -m क्या हो जाएगा 0, यहाँ से भी -m एंड -m प्लस m हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 0। जैसे वही है जैसे हमने सिंप्लेक्स मेथड में किया था, जेड जे की वैल्यू निकालो फिर सी जेड माइनस जेड जे की वैल्यू, फिर इसमें क्या फाइंड आउट करो की रो को, की एलिमेंट को, की कॉलम को। अब देखो यहाँ पर ये क्या होगा, की कॉलम होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमें क्या देखना है मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट। अब ये तो मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट तो ये भी है, बट सबसे ज़्यादा पॉजिटिव क्या है, ग्रेटर वैल्यू क्या है 3 + 2m, सो ये सारा हो जाएगा की कॉलम। की कॉलम फाइंड आउट करने के बाद हम मिनिमम रेशियोज निकालते थे। मिनिमम रेशियो में क्या होता था, एक्स बी डिवाइड में की कॉलम क्या मिला x3, सो यहाँ पर एक्स बी की वैल्यू एंड x3, और x3 क्या होता था ग्रेटर 0 से बड़ा होता था। सो यहाँ पर एक्स बी का एक एलिमेंट क्या है 20 एंड x3 का एलिमेंट क्या है 0, ये रहा 20 और 0, सो यहाँ से इन्फिनिटी, सो ये तो वैल्यू नहीं लेंगे, और वैसे भी यहाँ पर x3 क्या है 0 के इक्वल है, सो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, x3 की वैल्यू होनी चाहिए 0 से ग्रेटर। नेक्स्ट में एक्स बी का एक एलिमेंट क्या है 5 एंड x3 का एलिमेंट 1, सो 5 डिवाइड 1 क्या हो जाएगा 5 एंड 10 डिवाइड फिर x3 का एलिमेंट क्या है 1, सो यहाँ आ जाएगा 10 डिवाइड 1 = 10। अब इस वैल्यू में से हमें देखना है सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है 5, सो 5 इज द की रो फाइंड आउट करनी थी। सो 5 जो मिनिमम वैल्यू है उससे हमें मिल गई की रो। अब की रो ये आ गया की रो एंड की कॉलम्स में से इंटरसेक्शन वैल्यू क्या मिलेगी 1 एंड 1 क्या होगा इज द की एलिमेंट, ये हो जाएगा की एलिमेंट। की एलिमेंट मिलने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, क्या A1 क्या होगा आउटगोइंग वेक्टर होगा, बिकॉज ये A1 की रो है ना पूरी, सो A1 क्या हो जाएगा लीव्स कर जाएगा एंड x3 एंटर हो जाएगा। सो x3 नेक्स्ट टेबल जब बनाएंगे उसमें x3 आएगा A1 की जगह पे, बिकॉज A1 आउटगोइंग वेक्टर हो जाएगा, सॉरी आउटगोइंग एलिमेंट हो जाएगा, एंड x3 क्या होगा एंटर्स होगा। अब इस स्टेप में क्या देखना है, जो की एलिमेंट होता था उसको हमें कैसा बनाना है A1 के जैसा। A1 क्या है 0 1 0, सो यहाँ पे क्या होना चाहिए 0 1 0, सिर्फ R3 में 0 नहीं है, R1 R2 सेम है, सो पहले हम R1 एंड R2 को सेम लिख लेंगे फिर ऑपरेशन लगाएंगे। सो नेक्स्ट टेबल में क्या करेंगे, बेसिक वेरिएबल S1 यहाँ पर A1 ने लीव्स किया था, सो A1 की जगह आ जाएगा x3, फिर A2 इनके कोफिशिएंट CB में कोफिशिएंट लिखते हैं 0 3 एंड -m। अब देखो R1 R2 सेम थी, सो हमने क्या किया R1 R2 को सेम लिख लिया, पहले R1 डैश नाम देते हैं इसको, R2 डैश दे देते बिकॉज ये हमारी न्यू रो है। अब ये R1 सेम है R2 भी सेम है, यहाँ पे क्या चाहिए था इस 1 की जगह चाहिए था हमें 0, सो इसमें ऑपरेशन लगाएंगे R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे। अब ऑपरेशन क्या होगा, देखो ऑपरेशंस क्या होगा, अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं यानी कि 1 - 1 कर देते हैं, R3 में से R2 को हम माइनस कर देते हैं, सो यहाँ पे 0 मिल जाएगा ना। सो ऐसे ही सब रो को माइनस किया हुआ है, R3 ये है, सो यहाँ पर R3 आएगा, R3 पे ऑपरेशन लगाया -R2 डैश। अब यहाँ न्यू रो है ना जो R2 डैश, उस पे ऑपरेशन लगाना है। ये गलती मत कर देना कि हम पुरानी रो पे ऑपरेशन लगा दे, अब तो पुरानी एंड ये सारी रो जो है वो सेम है, यहाँ तो कोई चेंज नहीं आएगा, बट कुछ टेबल ऐसी बनेगी जिसमें ये सेम नहीं होगी, रो चेंज हो सकती है। सो यहाँ पे देखो अगर हम इस R2 पे ऑपरेशन लगाते हैं R3,
R3 क्या है यहाँ पे 1 है, सो इसमें से हम माइनस कर देते हैं। R3 में से माइनस करेंगे इसको R2 डैश को, जो भी R2 डैश न्यू रो होगी। सो ये ऑपरेशन लगाने के बाद सिर्फ R3 में ही ऑपरेशन लगाना है, बाकी तो सेम है, R1 रो एंड R2 रो सेम आ जाएगी। सो यहाँ पे ऑपरेशन लगाया था, सो 10 में से 5 गया था 5, 0 में से 1 गए थे -1 आ गया, 1 में से 0 गई 1 आ गया, 1 में से 1 0। अब देखो यहाँ 0 चाहिए था, सो यहाँ पर 0 आ चुका है इस ऑपरेशन से। सो यहाँ पर ऐसे ही पूरी रो हमारी रेडी हो जाएगी। उसके बाद स्टेप क्या होता था, ZJ को फाइंड आउट करना। ZJ कैसे फाइंड आउट करते हैं, CB का 1 एलिमेंट होता था 0, X1 का एलिमेंट 0। वैसे सेम स्टेप है जैसे पहले इस टेबल में किए थे। CB का एलिमेंट है 0, X1 का एलिमेंट है 1, सो 0 इंटू 1 प्लस में यहाँ देखो CB का अदर एलिमेंट है 3, सो यहाँ आ जाएगा 3 एंड X1 का है 1, 3 इंटू 1 प्लस में -m फिर -1। यहाँ से क्या मिलता है हमें 3 + m। सारी रो ऐसे ही हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे, CB का एक एलिमेंट फिर X2 के साथ उसकी मल्टीप्लाई, सो 0 इंटू 1 प्लस में 3 इंटू 0 क्या मिलेगा 0, दोनों से 0 क्या बचेगा सिर्फ -m, सो यहाँ आ गया -m। सो ऐसे ही ZJ की वैल्यू निकालनी है, ऐसे ही ऑपरेशन लगा के। फिर CZ माइनस ZJ की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेम वही 1 है यहाँ पे CZ की वैल्यू, फिर ZJ की वैल्यू है 3 + m, सो 1 माइनस करेंगे 3 -m हो जाएगा। सो यहाँ से क्या मिलेगा 2 -m। देखो 1 क्या है, CZ की वैल्यू 1 है, माइनस में 3 फिर माइनस हो जाएगा m, यहाँ से क्या मिलेगा -2 -m। सो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो गई -2 -m। ये होगा -1 फिर आ जाएगा ZJ, ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, सो यहाँ आ जाएगा -1 + m। फिर 3 -3 0 0 -0 = 0, फिर 0 -m, यहाँ पर आ जाएगा -m ये हो जाएगा पूरा -3 एंड -m, और यहाँ से क्या मिलेगा फिर -3 एंड -2m। फिर 0 - 0 = -m और ये -m, ये हो जाएगा +m और मिलेगा फिर 0। सो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पॉजिटिव एलिमेंट क्या फाइंड आउट होता है, ये -1 + m, बिकॉज सारे नेगेटिव है। ये देखो -2 -m नेगेटिव है, यहाँ पे 0 0 है, ये भी नेगेटिव है, सिर्फ पॉजिटिव क्या है +m। सो ये हमारा क्या हो जाएगा की कॉलम के मिलने के बाद हम मिनिमम रेशियोज निकालते हैं। कैसे, XB / X2, XB का 1 एलिमेंट 20, फिर X2 का एलिमेंट क्या है 1, सो 20 / 1 20, फिर 5 / 0, फिर हो जाएगा 5 / 1, यहाँ से मिला 5। अब देखो यहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी 5, सबसे मिनिमम वैल्यू, ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना, इसको तो हम देखेंगे ही नहीं। ये भी पॉजिटिव 20 है एंड ये भी +5 है, दोनों पॉजिटिव है एंड सबसे मिनिमम क्या है दोनों में 5। सो ये हमारा हो जाएगा की रो। की कॉलम्स मिल गई है, की रो मिल गई है, सो की एलिमेंट भी मिल जाएगा। कैसे, की कॉलम्स एंड की रो के इंटरसेक्शन में क्या एलिमेंट है, इस कॉलम में देखो एंड इस रो में देखो क्या एलिमेंट है 1, सो ये हो जाएगा की एलिमेंट। की एलिमेंट के बाद ये पूरी रो क्या है A2 है, ये यहाँ पे इस रो में क्या है A2 है। सो नेक्स्ट टेबल में क्या होगा A2 लीव्स करेगा और X2 एंट्री करेगा, सो X2 एंटर हो जाएगा एंड A2 लीव्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो A2 लीव्स होगा ना, सो इसको हमने कैसे बनाना है A2 के जैसा। क्या एलिमेंट है A2 में 0 0 1, यानी कि यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए एंड यहाँ पे 0 चाहिए। अब देखो इसको बनाना था A2 जैसा, सो A2 में क्या क्या है 0 0 1, ये है सॉरी यहाँ आ जाएगा 0 एंड यहाँ आएगा 1। अब देखो ये भी 0 0 सेम है, ये भी 1 1 सेम है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पर ऑपरेशन लगाना है। क्या ऑपरेशन होगा, देखो जो R2 R3 आएगी नेक्स्ट टेबल में वो सेम होगी बिकॉज एलिमेंट सेम है। सो यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं R2 को,
यहाँ पे देखो R2 और R3 ये दोनों रो क्या होगी, सेम होगी। ऑपरेशन लगाना है R1 पे, बिकॉज R1 पे क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे हमें बनाना है 0। कैसे बनाएंगे, ऑपरेशंस क्या होंगे इसमें, अगर हम R1 को R3 के साथ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि 1 माइनस 1 कर देते हैं, सो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0। वही ऑपरेशन लगा रखा है यहाँ पे कि ये है R1 डैश, और R1 डैश पे ऑपरेशन लगाएंगे R3 डैश, यानी कि न्यू रो है तो सेम ही। सो न्यू रो क्या है, R3 डैश, ये रो, यहाँ पर ऑपरेशन लगाया। सो 1 माइनस 1 किया, सो R1 डैश में क्या हो गया, XB की वैल्यू आ गई 15। देखो ये था ना 20 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 15। सो R1 डबल डैश का नाम दे दिया, यहाँ पर R2 डबल डैश, यहाँ पर R3 डबल डैश। यहाँ आ जाएगी XB की वैल्यू 15, X1 की 2, X2 की 0, X3 की भी 0, S1 की 1, S2 की 1, A1 की 1 एंड 1 2 की आ जाएगी -1। अब यहाँ पर R2 डबल डैश सेम था, R3 भी डबल डैश सेम था। सो यहाँ पर ZZ निकालेंगे। अब ZZ के लिए भी वही सेम स्टेप होंगे। CB का एलिमेंट क्या है, 0, X1 का क्या है 2, सो 0 इंटू 2, प्लस में 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, प्लस में -1, फिर -1 मल्टीप्लाई, सो यहाँ से क्या मिला 4। ऐसे ही CB की X2 के साथ करेंगे। सो 0 इंटू 0 0, फिर 3 के साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, फिर -1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, सो क्या आ जाएगा -1। ऐसे ही सेम करेंगे नेक्स्ट स्टेप में भी CB और X3 के साथ, फिर CB एंड S1 के साथ, फिर CB S2 के साथ, फिर A1 के साथ एंड A2 के साथ। सो ये आ गई हमारी ZZ की पूरी रो। उसके बाद क्या स्टेप होता था, CZ माइनस ZZ कैसे निकालते थे, CZ का 1 एलिमेंट क्या है 1, ZZ का क्या है 4, सो 1 माइनस 4 क्या आ जाएगा -3। सेम ऐसे ही -1 -1 क्या हो जाएगा, प्लस में 0, फिर 3 है, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, फिर 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 0 -1 इज इक्वल टू -1, फिर -m -4 आ जाएगा एंड -m, फिर माइनस और माइनस प्लस होके आ जाएगा -m प्लस 1। सो अब यहाँ पर सारी रो देखो पॉजिटिव होनी चाहिए, 0 से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए, सॉरी पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए, 0 से लेस होनी चाहिए यहाँ पे। अब ये देखो ये क्या है, नेगेटिव है, ये 0 0 0 है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है एंड यहाँ पर -m भी नेगेटिव है। सो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना था ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए कि CZ माइनस ZZ क्या होना चाहिए, 0 से लेस देन एंड इक्वल टू होने चाहिए। सो यहाँ पर सारे लेस देन भी है एंड इक्वल टू भी है। और यहाँ पर देखो X1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यहाँ से देखते हैं X1 क्या है, नहीं है, सो 0। X2 की वैल्यू क्या है, -1, X3 की वैल्यू क्या है 3। सो मैक्सिमाइज Z क्या गिवन था, ये गिवन था X1 माइनस X2 प्लस 3X3। अब X1 की वैल्यू क्या आई है, X1 की वैल्यू है इज इक्वल टू 0, X3 की वैल्यू है 3 एंड X2 की वैल्यू है -1। यहाँ पे पुट करेंगे, देखो X1 की वैल्यू आ जाएगी 0, X2 की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस एंड -1 प्लस में 3, X3 की वैल्यू क्या है 3। सो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 3 ज़ा 9 10। सो मैक्स जेड क्या आ गया 10। ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं सिर्फ इसमें, और उसके लिए मैक्स जेड में वैल्यू पुट करते हैं X1 X2 X3 की। सो वैल्यू आ गई 10। सो यहाँ पे बिग एम मेथड हमारा कंप्लीट हो चुका है। जैसे हमने सिंप्लेक्स मेथड के लिए टेबल को बार बार इम्प्रूव किया था जब तक हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिल जाता, ऐसे ही बिग एम मेथड में टेबल को इम्प्रूव किया है। सिर्फ इसमें एक स्टेप ये एक्स्ट्रा होता है कि हम आर्टिफिशियल्स वेरिएबल को ऐड करते हैं एंड इसके 3 केसेस बनते हैं, एक मैक्सिमाइज के लिए, एक मिनिमाइज के लिए एंड एक केस बनता है इसके लिए नो फिजिबल सॉल्यूशन। अब यहाँ देखो, यहाँ में S1 X3 एंड X2 मिला है। अगर यहाँ पर कोई आर्टिफिशियल्स वेरिएबल मिल जाता एंड CB में उसकी तो पॉजिटिव वैल्यू होती, सो वहाँ सॉल्यूशन क्या होता है, नो फिजिबल सॉल्यूशन। सो उसका भी एक टाइप करेंगे एग्जाम्पल का नेक्स्ट वीडियो में। पहले मिनिमाइज का करेंगे, फिर नो फिजिबल सॉल्यूशन के लिए करेंगे। सो आज के लिए बिग एम मेथड कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक यू।